वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर है यहाँ पे 4 सप्लाई, उसका पार्ट 1 है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ रहा है। स्टॉक और सप्लाई के बारे में यहाँ पे जो है डिस्टिंक्शन, मतलब कि क्या है उसमें डिफरेंस है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन क्या होता है कि जिसमें गुड्स हम क्रिएट करते हैं, जिसकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है और ये फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए क्वांटिटी में गुड्स, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। सप्लाई क्या है कि जो भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम मार्केट तक पहुँचा पाए, उसको सेल कर पाए इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम भी जो है उसमें टाइम लिमिट फिक्स होती है, उसी के अंदर गुड्स का सप्लाई हो जाना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे उसका सप्लाई। अब हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सेलर जो है यहाँ पे जो अपना गुड्स जो प्रोड्यूस करता है उसको वो मार्केट में जाके सेल करने की ऑफ़र कर सकता है कि भाई मेरे पास इतना गुड्स है, मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया गया है कि एक राजकोट का एक ट्रेडर है जो यहाँ पे 500 पैकेट जो है वो ऑयल के यहाँ पे उसके पास है, लेकिन वो ऑयल के पैकेट को मार्केट में जाके वो नहीं बेच पाता है, तो उसका सप्लाई जो है वो 0 कंसीडर होगा और उसका स्टॉक जो है वो कितना कंसीडर होगा, 500। अब मानो कि वो मार्केट में जाके 300 पैकेट बेच देता है, तो उसका स्टॉक जो है वो यहाँ पे 500 रहेगा और उसका सप्लाई जो है वो 300 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि सप्लाई जो ये नहीं होता है कि जितना भी कोई भी सेलर प्रोड्यूस करता है, सप्लाई तो वो होता है जो एक टाइप का स्टॉक जो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए पर्टिकुलर प्राइस में और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए जो सेलर वहाँ पे सेल कर पाए, ना कि उसका जो है कंपनी में स्टॉक पड़ा हो, वो स्टॉक रहेगा, वो सप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है एबिलिटी टू सेल, तो ये तो डिपेंड करेगा कि वो कितना स्टॉक अवेलेबल होगा। जैसे कि कोई ट्रेडर है ऑयल का, वो 1000 पैकेट सेल कर सकता है, लेकिन उसके पास स्टॉक में सिर्फ 500 पैकेट है, तो हम कह सकते हैं कि उसका एबिलिटी टू सेल कितना रहेगा, 500 पैकेट, और उसका सप्लाई भी कितना होगा, 500 पैकेट। अब आ रहा है पॉइंट उसके बाद विलिंगनेस टू सेल। तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ सेल के बाद हमने देखा तो विलिंगनेस टू सेल मतलब बेचने की इच्छा भी यहाँ पे ट्रेडर की होनी ज़रूरी है, वो भी कस्टमर को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर प्राइस में अगर वो बेच सकता है, तो उसी को बोलते हैं विलिंगनेस टू सेल। तो ये सभी पॉइंट के द्वारा हमें पता चला कि सप्लाई और स्टॉक में फ़र्क होता है, ये दोनों एक ही होते नहीं हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो उसका हमने डिफरेंस आगे बता दिया था, वही फिर से हमें यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। दोनों की पहले डेफिनेशन दी हुई है कि स्टॉक क्या है, तो स्टॉक इज़ द सम ऑफ टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स, एंड सप्लाई क्या है, तो सप्लाई इज़ द स्टॉक विच ट्रेडर आर एबल टू एंड विलिंग टू सेल इन प्रिवेलिंग प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हमने आगे जो बताया था फिर से वही का वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। और तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि सप्लाई जो है वो स्टॉक जितना होगा या तो स्टॉक से हमेशा कम रहेगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, और इस तरह से स्टॉक और सप्लाई दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट थियरी, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। तो उसमें दो उसके मेन फैक्टर्स है, एक तो है प्राइस ऑफ गुड्स एंड दूसरा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है सप्लाई का। कोई भी प्रोड्यूसर जो है सेल करता है तो उसमें उसकी प्राइस पहले ही देखी जाती है, और यहाँ पे जब भी उसकी प्राइस जो है वो जो है कब होती है, तो प्राइस जब राइज होती है तब सप्लाई भी उसका बढ़ता है, और जब प्राइस गिरती है कोई भी प्रोडक्ट की तब उसका सप्लाई भी कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसके बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। अब दूसरे फैक्टर यहाँ पे आ रहा है जो प्राइस के अलावा भी उस पर सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला आ रहा है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दोनों भी सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि कोई ज़मीन का मालिक जो है वो रेंट पे करता है, लेबर को वेजेस पे करता है, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है मानो कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट डिक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। और मानो कि प्राइस उसकी अनचेंज है तो सेलर जो है वहाँ यहाँ पे ज़्यादा ही अमाउंट में बेचने की इच्छा व्यक्त करेगा, तो उसकी सप्लाई एक्सपांड होगी। जब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स की प्राइस कम हो जाएगी। और दूसरा भी हम कह सकते हैं कि मानो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा बढ़ेगा तो उसका उल्टा होगा, मतलब कि सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आ रहा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है और उसमें ज़्यादा एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं, जिससे टाइम बच रहा है, बेटर क्वालिटी की गुड्स जो है सामने आ रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन भी उसका
जो है ज़्यादा हो रहा है, वो भी लोअर कॉस्ट में हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस जो है वो गिरेगी नहीं और तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे सप्लाई एक्सपांड होगी। बहुत सारे एडवांस कंट्री जो है उसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसका सप्लाई भी बढ़ रहा है और वो भी लोअर कॉस्ट में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर कोई सेलर जो है फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन रखता है प्राइस का और उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में यही प्राइस रहने वाली है, तो वो सप्लाई को रोक देगा और जो है वो आगे उसको पता होगा कि प्राइस आगे जाके बढ़ेगी, तो उसको वो स्टॉक में वो क्या करेगा, कहीं पे गोडाउन में जाके सेव कर लेगा और फ्यूचर में उसको बाहर निकालेगा और बेचेगा। तो इस तरह से ये चीज़ भी देखने को मिलती है मार्केट में और उसका उल्टा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसमें अदर फैक्टर्स। तो सप्लाई जो है वो दूसरे पॉइंट पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, एफिशिएंट लॉ होना ज़रूरी है, लीगल सिस्टम एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो मेंटेन होने चाहिए बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी के बीच में। मतलब जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो रही है उसमें रिलेशन अच्छे मेंटेन होने चाहिए। सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो सकती है अगर ये सभी फैक्टर्स के अपोजिट या तो अगेंस्ट में हम सप्लाई करते हैं, तो वो सप्लाई वहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई जो है उसमें एक ही फर्म या तो सेलर रहता है और उनका अगर हम समेशन करते हैं, मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर है उनका सम कर देंगे, उसका प्लस कर देंगे, तो हमें मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। और यहाँ पे उसका एग्जांपल देके उसको समझाया हुआ है कि फर्म ए जो है उसका सप्लाई है, यहाँ पे बताया गया है टेबल के अंदर फर्म बी का सप्लाई बताया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 10 kg पर प्राइस, जो यहाँ पे प्राइस जो है वो 10 जो लिखी हुई है कि प्राइस पर केजी 10 रुपीज़ है, तब फर्म ए का सप्लाई 80 और फर्म बी का सप्लाई 60। तो मार्केट सप्लाई कितना होगा, तो 80 + 60 मतलब कितना हो जाएगा 140। इस तरह से हम पूरा टेबल जो है वो आगे बन रहा है और मार्केट सप्लाई भी हम काउंट कर सकते हैं। तो मार्केट सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर प्राइस उस पर डिपेंड करता है। वो भी एग्जिस्टिंग जो जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर होते हैं उससे ही मिलेगा, ये बात हमें याद रखनी है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने आगे के एग्जांपल में देखा कि प्राइस जैसे यहाँ पे बढ़ती गई वैसे सप्लाई भी बढ़ती गई और प्राइस जैसे कम होगी वैसे सप्लाई भी कम हो गई। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं उसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम यहाँ पे मार्केट सप्लाई का शेड्यूल जो है वो पहले फर्म ए के बारे में ड्रॉ करेंगे, तो उसका प्राइस पर केजी के हिसाब से जो था और सप्लाई यूनिट जो था वो यहाँ पे उसको ड्रॉ किया। तो देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है पॉजिटिव मिल रहा है। फिर हम यहाँ पे फर्म बी का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसमें भी प्राइस पर केजी और सप्लाई का ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया। हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट केस में प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी और सप्लाई जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा और इस ग्राफ हमेशा पॉजिटिव उसका स्लोप होना ज़रूरी है। और ये ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब कि ये ग्राफ सही है। अब यहाँ पे तीसरा ग्राफ आ रहा है जिसमें मार्केट सप्लाई कर्व यहाँ पे बताया गया है। तो दोनों का समेशन हम करेंगे इंडिविजुअल फर्म ए और इंडिविजुअल फर्म बी, तो हमें उसका मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। उसका ग्राफ जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक लिनियर ग्राफ मिल रहा है और इसमें प्राइस जो है वाई एक्सिस पे बताई गई है और सप्लाई जो है वो एक्स जो है एक्स एक्सिस पे बताया गया है। इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन है वो एक रिलेशनशिप शो करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सप्लाई जो है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे उसका सप्लाई फंक्शन बताया गया है। तो एस एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ पी एक्स टी पी टी पी ई यू। तो हमें ये सभी टर्म्स जो एलिमेंट्स है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे एस एक्स क्या है, तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ मतलब फंक्शन नोटेशन, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, टी मतलब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ मतलब फैक्टर ऑफ प्राइस, पी मतलब एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस और यू मतलब होगा अदर फैक्टर्स। तो इस तरह से सप्लाई जो है सभी अलग अलग एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने आगे उसका देखा ही था, थोड़ा टॉपिक ये फिर से रिपीट होगा। यहाँ पे वो अच्छे से एक डेफिनेशन बना के देंगे लॉ को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह से दूसरे फैक्टर्स जो सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। अब प्राइस जो उसकी जो है प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी उसका एक्सपांड होगा और प्राइस मानो कि अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सप्लाई का रिलेशन जो है प्राइस के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब आ रहा है उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने जब ये लॉ ऑफ सप्लाई काउंट किया था तो हमने प्राइस को यहाँ पे कंसिडर किया था और प्राइस के बेसिस पे हमने जो है सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखा था। लेकिन सप्लाई में दूसरे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम लॉ ऑफ सप्लाई काउंट करते हैं तब सभी को हमने कांस्टेंट मान लिया था। ये चीज़ को हमें याद रखना है और उसी के ऊपर से जो ये लॉ बनाया गया था तो उसमें जो उसके अजम्पशन लिए गए थे वो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो है लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट उसमें आ रहा है कि फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कंपटीशन मार्केट की जो है वो लेवल उसका सेम रहना चाहिए, फ्यूचर प्राइस जो है उसका एक्सप्रेशन हम उसको इग्नोर करेंगे और गवर्नमेंट